Yes, for the students of BA Part 3rd English Literature, we are to discuss one more question based on this novel The Vendor of Sweets by R.K. Narayan. Today we are to discuss the question The Vendor of the Sweet is a novel of generation gap. Comment. May be like this. आप लोगों के इस तरीके का प्रश्न आ सकता है जिसको थीम बेस्ड बोलते हैं. करेक्टर स्केच आपको बता दिया है मैंने. अभी थीम बेस्ड क्वेश्चन है. द वेंडर ऑफ स्वीट्स इज ए नॉवल ऑफ जनरेशन गैप. अब इसमें हमें कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, वी आर टू डिस्कस. यू मे राइट एज वेल एज लिसन carefully to attempt it up to satisfaction. Yes. The Vendor of Sweets is a novel of generation gap. 3 generations have been described in the novel. The generation of parents of Jagan and Ambika, the generation of Jagan and Ambika, and generation of their son Mali and their supposed daughter-in-law Grace. देखिए, उपन्यास में 3 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है. 3 पीढ़ियों का वर्णन उपन्यास में किया गया है. कौन कौन सी 3 पीढ़ियां है? जगन, और मुख्य भूमिका में आप समझे जगन और अंबिका, जगन की पत्नी. जगन के फादर और अंबिका के फादर at their next generation और एंसेस्टर, यू में से उनके पूर्वज, पहले की जनरेशन. और जगन के बाद माली और सपोज्ड, इसको माना गया उपन्यास, उनकी डॉटर इन लॉ ग्रेस. 3 पीढ़ियां आ गई, माली, जगन और जगन के पिता. तीनों का इसमें मैटर दिखाया गया है. There is a generation gap between Jagan and Ambika on the one hand and their parents. देखो, एक तरफ तो जगन और अंबिका के अपने पेरेंट्स के साथ जो व्यवहार है उसमें भी गैप है, ध्यान में रखना. पर उसमें ओपन रिवोल्ट के जैसी स्थिति नहीं है. उसमें ओपन रिवोल्ट के जैसी स्थिति नहीं है. The parents of Jagan are experienced, reasonable, greedy and superstitious. देखिए, अब कम में ज्यादा बताने का प्रयास किया गया है. एक एक शब्द आप समझें कि जगन के पिताजी या उनसे आगे वाली जनरेशन कैसी एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी थे, जीवन के आचार व्यवहार का उनको पता था. रीजनेबल, बड़े तर्क पर चलने वाले व्यक्ति हैं. लालची भी हैं. और सुपरस्टिशियस का मतलब अंधविश्वासी. लालची भी हैं, अंधविश्वासी भी हैं, और रीजनिंग पे चलने वाले भी हैं, और अनुभवी भी हैं. लगभग इतने गुणों का मिश्रण जगन के पहले वाली पीढ़ी में है. They have seen the way of the world and are worldly wise. उन्होंने दुनियादारी के खूब तौर तरीके देख रखे हैं और वो सांसारिक रूप से बड़े ही बुद्धिमान लोग हैं. When Jagan goes to see the girl, his father enjoins him not to stare at the girl. देखो, जब जगन को लेके जाते हैं लड़की दिखाने, तो उसके पिताजी उसको पहले चेतावनी टाइप देते हैं, सख्त लहजे में कहे, उसके तरफ घूरकर नहीं देखेगा, टकटकी लगाकर नहीं देखेगा, यूं नहीं कि उधर देखने लग जाए. While his father has spent all his passions, Jagan is the slave of passions. देखिए, अब अलग अलग पीढ़ियों में बेटा यही गैप होता है. यही गैप का रीजन भी होता है कि अब एक पीढ़ी जो है वो 50 क्रॉस
55 क्रॉस कर गई, 60 क्रॉस कर गए, तो उनके जो पैशंस हैं, भावनाएं हैं, वो लगभग समाप्त हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ जो 30-40 के बीच में है, उनके भावनाओं का ज्वार होता है, उबाल पर होती है। अब उनकी भावनाओं को वो नहीं समझ पाते, जबकि आप ध्यान की वो ये भूल जाते हैं कि कभी वो भी इसी अवस्था से गुजरे हैं, कभी वो भी इसी अवस्था से गुजरे हैं। ये इतना आसानी से नहीं भूलना चाहिए, पर भूल जाते हैं। Though he follows many instructions like keeping silent for most of the time and refusing to eat even though hungry, he forgets the instruction of his father regarding staring. As soon as he sees Ambika, he stares at her. देखो, अब कितने कितने इंस्ट्रक्शन दिए गए कि एक तो यो नहीं है कि खाना अच्छा दिखे और टूट पड़े। ये देखो, पुराने समय में ऐसा रिवाज था। ऑल दो हंगरी, ये हो रहा खास बात, भैया दामाद हो तो एकदम वैसे पूरे, या वुड बी सनिल्ला, वुड बी दामाद तो फिर और भी ज्यादा शर्मिला और वैसा दिखाने वाला, औपचारिकता वाला, कि यो नहीं है कि बस बोला नहीं और खाने पे टूट पड़े, कि खाना नहीं है, कुछ भी सामने रखा हो चाहे बढ़िया से बढ़िया, भूख लगी हो तो भी नहीं खाएगा। तो पिताजी ने कह दिया तो वो पालन करता है पूरा, कि ससुराल में मतलब इसको ओवर रिएक्ट करना है, जरूरत से ज्यादा फॉर्मेलिटी में रहेगा, पर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता है। कौन सा? कि टकटकी लगाकर नहीं देखेगा। ऐसे वो अंबिका को देखता है तो फिर वो देखता ही चला जाता है। The parents recommend temperance and self control. देखो, सहनशीलता और आत्म नियंत्रण, ये पेरेंट्स हैं वो बताते हैं होना चाहिए, सभी बताते हैं। अब होना चाहिए और होने में हमेशा गैप रहता है। जगन गिव्स फ्री प्ले टू हिज ट्यूमलस पैशंस। अब जगन है वो अपने जो एक भावनाओं का ज्वार होता है, उनको नहीं कंट्रोल कर पाता है। वो उसकी इच्छाओं के विपरीत समझ लो या इच्छाओं के अनुसार ही वो कूदते फांदते निकल जाते हैं, उछलते कूदते। ट्यूमलस पैशन ये समझा, दैट ही कुड नॉट कंट्रोल दोज पैशंस। वो उन भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है कि भाई ठीक है अभी हमें नियंत्रण रखना है, आत्म नियंत्रण भी नहीं रख पाता है। He no longer share his time with other members of the family and bring shame and propriety to the winds. Spends most of his time in his bedroom in lascivious amorous plays with Ambika. वो दुनियादारी की लाज शर्म लगभग सारी छोड़ देता है, घर के अन्य सदस्यों के साथ कोई ज़्यादा बातचीत ही नहीं करता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बेडरूम में अंबिका के साथ ही बिताता है। ये देखिए, अब ये जगन को भी याद रखना है। जगन का जो पास्ट है वो जगन को नहीं भूलना चाहिए। The parents are greedy and the slaves of customs. और जगन के पिता माता कैसे हैं कि बड़े ही लालची प्रवृत्ति के हैं और परंपराओं के गुलाम हैं, या ये समझो कि परंपराओं के पीछे चलने वाले लोग हैं, कोई परिवर्तन नहीं चाहते। The father demands a dowry of 5,000 rupees from the father of Ambika and the mother taunts Ambika for not bringing the gold waistband. ये देखो, जगन के पिताजी ने, उस समय की बात है, ध्यान देना, आज से 50 साल पहले 5,000 रुपए, आज के 50 लाख रुपए माने आप, की डोरी मांगता है, दहेज मांगता है। और जगन की माँ है वो अंबिका को जो कमर पे पहनने वाला सोने का आभूषण होता है वो न लाने के लिए ताने मारती है।
द फादर इज सुपरस्टिशियस एंड टेक्स अंबिका एंड जगन टू द संतान कृष्ण टेम्पल टू सीक ब्लेसिंग फॉर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एंड ग्रजेज टू स्पेंड मनी ऑन अकाउंट ऑन कोकोनट. जगन डिसअप्रूव्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. देखो, अब उनके जब संतान नहीं होती है तो अंधविश्वास का अनुसरण करते हुए संतान कृष्ण टेम्पल लेके जाते हैं जगन को और अंबिका को, और पुत्र का आशीर्वाद मांगते हैं और नारियल और धन चढ़ाने का भी करते हैं. जबकि जगन है वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था. जगन का इन सब बातों में विश्वास नहीं था. जगन डिसअप्रूव्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. जगन इन सभी बातों को नहीं मानता था. Then there is another generation gap between जगन and his son माली. अब देखिए जो अगला और जो मुख्य जनरेशन गैप इस नोवेल में दिखाया गया है वो माली और जगन के बीच में, या जगन और माली के बीच में, दोनों पिता पुत्र के बीच में जो पीढ़ियों का अंतराल है वही इस नोवेल की मुख्य थीम है, जीस्ट है. The gap lies in their attitude towards love, marriage, work, business and morals. देखिए, ये इन बिंदुओं में लगभग पूरा जीवन का सार आ जाता है कि व्यक्ति की जीवन शैली वो कैसे जी रहा है, कैसे जिएगा, कैसे जीना चाहता है. अब इनका जो एटीट्यूड है पिता पुत्र का वो इन बिंदुओं पर बड़ा अंतर लिए हुए है. पहला बिंदु है लव. अब जगन का रवैया अलग है, माली का रवैया अलग है. मैरिज, शादी के संदर्भ में भी जगन की सोच परंपरावादी है, क्योंकि वो परंपरावादी पिता का पुत्र है. अब माली भी है तो उसी का पुत्र, पर वो अलग सोचता है. वर्क, काम के संदर्भ में भी जगन के जो विचार हैं वो काम के मामले में या कमाई के मामले में बड़ा परंपरागत, बड़ी बुद्धि रखने वाला है. धन चाहिए कैसे भी और पैसा खूब कमाता है ऐसी सोच रखता है, और दुकान पर बैठता है, गल्ले पर सारे दिन नोट गिनता है. माली की सोच अलग है. माली का थोड़ा आप ये समझे कि क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और स्किल कुछ सीख कर अलग करना चाहता है. बिजनेस और मोरल, व्यवसाय और नैतिकता के संदर्भ में भी दोनों के अलग अलग मानदंड हैं, और ये लगभग केस में पीढ़ियों के बीच रहा है, आगे भी रहेगा. ऐसा कभी हुआ नहीं है कि दो पीढ़ियां लगभग एक ही प्रकार की सिस्टम को फॉलो करती जाए. थोड़ा बहुत अब वो मात्रा है वो वेराई करती है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, पर होता जरूर है, ये मान के चले. Jagan himself admit that there is a generation gap between him and his son Mali, and it is for the better because there will be no progress without it. देखो, इस मामले में जगन की इस बात को आपको हम सभी को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए भी. जगन कह रहा है कि गैप है और होना भी चाहिए. गैप, क्योंकि पीढ़ी में गैप है तो विचारों में भी गैप होगा, और गैप होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि विचारों में गैप नहीं होगा तो आगे तरक्की कैसे होगी. सभी एक ही एक काम करते चलेंगे तो फिर आगे इनोवेशन कैसे होगा, न्यूनेस कैसे आएगी. क्या करें, इट इज फॉर द बेटर बिकॉज देयर विल बी नो प्रोग्रेस विदाउट इट. ये तो अच्छे के लिए है. अगर पीढ़ियों के विचारों में अंतर है तो ये हमेशा भले के लिए है, और इसके बिना कोई तरक्की होती नहीं है. He says no wonder Mali wants to try a new line. ये भी कहता है, देखो इन्वर्टेड कोमा में है, कोट कर रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माली एक नई लाइन, लाइन का मतलब यहाँ पे रेखा से नहीं है, नए
एक सिस्टम से है, नए तरीके से है कि नए तरीके से अपनी आजीविका कमाना चाहता है तो इसमें क्या बुरी बात है? देयर आर बाउंड टू बी चेंज ऑफ आउटलुक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अदरवाइज देयर विल बी नो प्रोग्रेस। कि पीढ़ी से पीढ़ी में आगे जो आउटलुक है उसमें अंतर आना स्वाभाविक है, अदरवाइज कोई प्रोग्रेस है वो होती नहीं है। There has been a gap between the new and old generation regarding the food habits. भोजन की आदतों के संदर्भ में भी हमेशा से गैप रहा है, वो इनके बीच में भी है। The old people were simple in their food habits, but the younger generation wants to eat European food. जो आज भी आपको पता है कि पिज्ज़ा, बर्गर और ये वेस्टर्न यूरोपियन फूड कौन पसंद करता है? नई पीढ़ी। पुरानी पीढ़ी के लोग अपना दाल रोटी, खिचड़ी चावल ये खाते हैं। तो पीढ़ियों का गैप रहा है। माली है स्टार्टेड टेकिंग इवन बीफ मीट होता है बेटा, माली तो बीफ मीट भी खाता है। मालगुडी हैज बिकम ए फैशनेबल प्लेस टू कैटर टू द चेंज नीड्स ऑफ द न्यू फैशन यंग मैन हु टेक फास्ट फूड। देखो सब जगह पे जब जिस चीज़ की डिमांड होगी तो उसका व्यवसाय शुरू हो जाएगा। तो मालगुडी में भी नई जनरेशन के जो लोग हैं उनके खान पान की आदतों को संतुष्ट करने के लिए ऐसी दुकानें बन गई है जहां उनका मनपसंद खाना मिलता है। द पैलेस होटल इन द न्यू एक्सटेंशन प्रोवाइड्स यूरोपियन फूड। देखो नाम भी दिया है, पैलेस होटल है और न्यू एक्सटेंशन नया विस्तार मालगुडी का हो गया है, वहां पर वो यूरोपियन फूड भोजन उपलब्ध करवाते हैं। The old persons were simple about their household things, but the young persons have been used the novel things like picnic hamper. Jagan cannot understand what it is for. अब देखो बेटा पुरानी पीढ़ी है वो तो अपने घर के अंदर सामान्य चीजें रखती है, उनसे अपना काम चला लेती है। नई पीढ़ी के लोग हैं उनको नई नई चीजें चाहिए, नए नए खाने पीने की उनकी आदतें होती है, नया उनको खाना चाहिए, नई प्रकार की चीजें पहनने का, ओढ़ने का, हर प्रकार का उनका एक नया रवैया होता है। कई चीजें तो जगन के समझ में ही नहीं आती कि ये है किस लिए, मालिक क्यों लाया है। इन मालगुडी वेयर एवरीवन लिव्स विद इन शाउटिंग डिस्टेंस देयर इज नो नीड ऑफ टेलीफोन। देखो अब बेटा छोटी जगह है, आप सोचो अपने जहां कस्बे में रह रहे हैं, अभी ये 2-3 किलोमीटर के, अभी 5 किलोमीटर आप मैक्सिमम मान लीजिए, मैक्सिमम 5 किलोमीटर है, नहीं 5 वर्ग किलोमीटर का पूरा एरिया, और लगभग अड़ोस पड़ोस के लोग तो आवाज लगाना ही सुन जाता है जो नजदीकी लोग होते। फिर उसमें फोन की कहां आवश्यकता है। पर नई पीढ़ी को हर बात के लिए फोन चाहिए। माली है वो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो उसको फोन चाहिए हर काम के लिए। फोन एक उनका डेकोरम है, लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। ये जगन के नहीं समझ में आता। But Mali belonging to new generation require it badly for his business purpose. कि अब माली है वो नई पीढ़ी से बिलोंग करता है तो उसको अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए फोन तो हर हाल में ही चाहिए। There has been one more aspect of generation gap. Formerly persons used to walk on foot even to long distances, but now in Malgudi the young boys prefer ride on scooter even when they go to short distances. सॉरी, देखिए उस जमाने की बात बता रहे हैं, आज से 50 साल पहले जब स्कूटर है वो एक बड़ा लग्जरी का प्रतीक होता था। उस जमाने में पुरानी पीढ़ी के लोग तो दूर दूर तक अभी भी मतलब 1-2-3 किलोमीटर तक पैदल चले जाते थे, आ जाते थे। कोई साइकिल पर भी जाता था, कोई ऐसे टेंशन नहीं रखते थे, स्वस्थ भी रहते थे। पर उस समय नई पीढ़ी के दिमाग में क्या था पता है कि मैं स्कूटर पे जाऊं आऊं और मेरे पीछे मेरी पत्नी स्कूटर पे बैठे।
नई पीढ़ी के दिमाग में फितूर था कि पैदल चलने से आदमी की गरिमा है वो कम हो जाती है। आज भी कुछ इसको क्या बोले, नैरो माइंडेडनेस, क्या एकदम ब्लैंक जो माइंड है वो ऐसा सोच सकते हैं अभी भी। बाकी आप लोगों को या समझदार को, या इसमें कोई समझदार बिना समझदार की बात भी नहीं है कि किसी व्यक्ति के चलने का, स्कूटर का, साइकिल का, व्हीकल का, आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद हिज क्वालिटी। व्यक्ति के खुद के गुणों से उसका कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर कोई आप समझे किसी लंपट व्यक्ति है, एरोप्लेन में जाने से कोई वो सदाचारी नहीं हो जाएगा, कोई हम उसकी पूजा नहीं करने लग जाएंगे। और सदाचारी व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, वो पैदल भी चलता है तो वो सदैव सम्माननीय है, सम्माननीय ही रहेगा। इसमें कोई भी ऐसी, और ऐसा अभी भी अगर कोई सोचता है तो उसका भगवान ही मालिक है। सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी लोगों ने ऐसा सोचना बंद कर दिया है। व्हीकल देखकर बड़े पूछते हैं कितने लाख की गाड़ी है, ज्यादा लाख वाली गाड़ी में बैठा होगा तो उसको थोड़ा प्रीफरेंस मिलता है। अभी भी ऐसे संकीर्ण, या संकीर्ण बोलना भी उसको बुद्धिमानी का एकदम से अपमान है। वो ब्लैंक माइंडेड लोग हैं जो बस भीड़ का हिस्सा है, वो भीड़ में ही रहेंगे हमेशा। तो उस समय ऐसा था कि स्कूटर, अभी बड़ी गाड़ियां 20 लाख 40 लाख की गाड़ियां आती है तो उनमें बैठकर जो आता है उसको, चाहे वो कैसा ही हो, उसको रेस्पेक्ट मिलता है एकदम। जो रेस्पेक्ट का मतलब ही नहीं जानते उन लोगों के द्वारा रेस्पेक्ट मिलता है जिस रेस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। They don't like to walk. पुरानी पीढ़ी पैदल नहीं चलना चाहती। I always like to move on my feet, but these are the days of speed. ये कह रहे चलना तो जाते हैं पर अब स्पीड का जमाना आ गया है। People must go from one place to other place quickly. लोग जल्दी जाना चाहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। They have more to do than we had. ये जगन के विचार हैं कि देखो उन लोगों को काम ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, तो ज्यादा वर्कलोड है तो उसको व्हीकल चाहिए। इसलिए एक देखो, एक होता है यूटिलिटी पर्पज, एक होता है शो ऑफ पर्पज। शो ऑफ का पर्पज दैट इज कंप्लीटली यूजलेस, ओ डबल एफ आता है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। यूटिलिटी पर्पज है जिसको आप बोलेंगे उपयोगिता, उपयोगिता परक सिद्धांत है, वो निश्चित रूप से बड़ा उपयोगी है। क्योंकि आप एक स्थान पर पैदल जाते हैं, आपको 20 मिनट लगते हैं, स्कूटर की मदद से जा रहे हैं आप 5-6 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो आपको जो 10 से 12 मिनट एक्स्ट्रा मिले उनका आप सदुपयोग करते हैं, काम में लेते हैं, देन दैट इज फार बेटर। सिर्फ जाके बैठने के लिए नहीं कि मैं स्कूटर पे गया, मेरे 15 मिनट बचे तो उसमें गपशप लगाऊंगा, दैट इज नॉनसेंस। अगर आप उस समय का सदुपयोग करते हैं तो उस व्हीकल की वास्तव में उपयोगिता है। There has been another important aspect of generation gap. Though man writes today, but he lacks originality, spontaneity and creativity. देखिए और जनरेशन गैप कहाँ पर दिखाई देता है कि लोग लिखते तो हैं पर लिखने के अंदर किन चीजों की आवश्यकता होती है, जो आपको मैंने बहुत बार बताया है। ओरिजिनलिटी सबसे महत्वपूर्ण है, ओरिजिनलिटी चाहिए, स्पॉन्टेनिटी चाहिए। आपको बताया था मैंने पोइट्री की डेफिनेशन में, आपको याद हो तो, दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये आपको बताया था। वहाँ पे स्पॉन्टेनिटी को बड़े वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करके बताया था, आपको याद होना चाहिए। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, थियरी ऑफ क्रिएटिविटी भी बहुत बार हमने डिस्कस की। ये चाहिए एक राइटर बनने के लिए। पर्सन लाइक माली एंड ग्रेस वांट्स टू प्रोड्यूस स्टोरीज एंड नॉवल mechanically, and their feelings and ideas issue not from their heart and mind but from story writing machine. अब ऐसे लोग, जो मैंने आपको बताया भी था कि जिस दिन साहित्य ऑन ऑर्डर लिखा जाने लग जाएगा तो फिर वो साहित्य नहीं बचेगा, वो प्रोडक्शन हो जाएगा।
साहित्य कोई ऐसे आदेश पर बनने वाली चीज नहीं है कि कल ये इतना अमाउंट लो और 5 दिन में 8 स्टोरी लिख के ला देना, ऐसा नहीं। जब भी उसकी वर्थ है, उसमें प्रेरणा होती है, क्रिएटिविटी होती है, टैगोर की तरह है। तो वो टैगोर बोलते थे आइडिया आते हैं तो आते हैं और नहीं आते हैं तो नहीं आते। आप मेरे को बाध्य नहीं कर सकते कि भाई साहब इतने दिनों में इतना ही आपको लिखना है। लिखा जाए तो मैं 5 दिन में ही काफी कुछ लिख दूं, और नहीं लिखा जाए तो 5 महीने में भी नहीं लिखा जाए। ये क्या है? ये ओरिजिनलिटी है, ये स्पॉन्टेनिटी है, और ये थियरी ऑफ क्रिएटिविटी भी इस बात को प्रूव करती है, मानती है। पर वो लोग तो क्या मशीनों की मदद से उपन्यास लिखना चाहते हैं, तो वो किस क्वालिटी के उपन्यास बनेंगे? यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई द मॉडर्न पर्सन thus pollute and scarce creativity today. Person in the past wrote even epics leisurely spontaneously. देखो अब क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय में जो लिखने वाले हैं वो तो क्रिएटिविटी का भी प्रदूषण कर रखा है, क्रिएटिविटी को भी सत्यानाश कर रखा है, जिसको आप बोले मशीनों की सहायता से उपन्यास लिखना। जबकि ये कह रहे हैं कि पहले के टाइम में महाकाव्य तक जो सबसे बड़ी विधा है वो भी क्रिएटिविटी की थ्योरी पर और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो में ही लिखे जाते थे। ऐसा नहीं है कि महाकाव्य भी मशीनों की सहायता से सोच विचार के लिखे जाते थे, कितना भी बड़ा प्रयास हो चाहे। जगन सेज टू ग्रेस, डू यू नो दैट आवर एंसेस्टर्स नेवर इवन रोट द एपिक्स, दे कंपोज द एपिक्स एंड रिसाइटेड देम, एंड ग्रेट बुक्स लिव्ड दस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये कह रहे हैं जगन ने अपने उसको ग्रेस को समझाया कि अरे हमारे तो पुरानी पीढ़ी में लिखते ही नहीं थे। साइटेड का मतलब उद्धृत करते थे, बोलते थे, बोल बोल कर, जिसको अपने यहाँ बोलते हैं श्रुतियां। एक बोलता दूसरा सुनता, फिर वो सुनता वो दोबारा बोलता, तो रिवीजन होता रहता, और इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान का स्थानांतरण होता था। सुन सुनकर, श्रवण से, गुरुजी बोलते और उनके शिष्य सुनते, फिर सुनकर उस पर चिंतन मनन करते, और वो बात आगे बढ़ती, उनके जहन में बैठती, उनके दिमाग में आती, और वो उसको आत्मसात किया करते थे। When Mali tells Jagan that Grace must fly back to America, the latter is at his wit's end. जब देखो माली अपने पिता को कहता है ये ग्रेस को अमेरिका वापस भेजना पड़ेगा, तो पिताजी का दिमाग तो जिसको बोलते हैं विट्स एंड का मतलब होता है जवाब दे देना, कि उनको कुछ नहीं सूझता, अब क्या सूझे क्या करे, ऑलमोस्ट ब्लैंक, कि कुछ नहीं बच रहा, अब तो करूं तो क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। ये तो एकदम ही हतप्रभ कर देने वाली बात कर दी पुत्र ने पिता के लिए। ही कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई ए वाइफ शुड फ्लाई अवे फ्रॉम हर हस्बैंड। वो ये सोच भी नहीं सकता कि एक पत्नी अपने पति से दूर क्यों जाएगी। एंड नेचुरली ही सेज फैमिली, बट ए वाइफ मस्ट बी विद हर हस्बैंड व्हाट एवर हैपन, कि चाहे कुछ भी हो पत्नी तो पति के साथ रहनी चाहिए। माली देन इन ए नटशेल एक्सप्लेन्स द जनरेशन गैप व्हिच इज टेलिंग दैट वाज इन योर डेज, कि वो पिताजी आपके दिनों में हुआ करता था। द एविडेंस दैट जनरेशन गैप, दिस एविडेंस जनरेशन, और इससे तो ज्यादा और क्या हो सकता है। ये जनरेशन गैप का सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्रेस टेल्स जगन दैट माली वांट्स हर टू गो बैक बिकॉज ही कैनॉट अफोर्ड टू कीप हर एनीमोर। ग्रेस बताती है जगन को कि आपका बेटा मेरे को रखना अफोर्ड नहीं करता, इसलिए मेरे को अमेरिका वापस जाना पड़ेगा, इसको मेरे को रखने का साधन है नहीं इसके पास। द न्यूज इज रिवीलिंग एंड स्टार्टलिंग टू जगन को बड़ा अचंभित कर देने वाली सूचना थी कि बेटा बहू को अफोर्ड नहीं करता। टंग टाइड का मतलब होता है जबान तालू के चिपक जाती है उसकी। द जनरेशन गैप इज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग डायलॉग। आगे डायलॉग से देखो जनरेशन गैप पता। शी सेज, माली को बोलती है, मो हैज नो मोर यूज फॉर मी, अब मेरे लिए उसके लिए मेरा कोई यूज नहीं है।
Jagan says, use or no use my wife? You know I looked after her all her life. कह रहा है कि मैं तो मेरी पत्नी का पूरे जीवन भर ध्यान रखा था, यूज नहीं होगा तो छोड़ देंगे. Grace says shyly, the only good part of it is there is no child. बस वो शर्मा के और मान लो ये संतोषजनक बात इस संबंध में इतनी है सबसे महत्वपूर्ण कि उनके कोई संतान नहीं है. तो संतान नहीं है तो वो आसानी से सेपरेट हो सकते हैं. ये जनरेशन गैप के खूब सारे एग्जाम्पल इसमें बताए गए. देखो, द चरखा ऑफ द जगन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टाइपराइटर एंड फोन, क्रिएटिविटी बाय स्टोरी राइटिंग मशीन. अब ये जनरेशन गैप नहीं है तो और क्या है कि जगन के समय में तो चरखा चलता था, अब टाइपराइटर चलते हैं, फोन चलते हैं. ये माली के समय की बातें हैं. माली जनरेशन का, अगली जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं. और क्रिएटिविटी क्या है, उस समय तो ओरिजिनलिटी भी था, अब स्टोरी राइटिंग की भी मशीनें आने लग गई हैं. जगन्स आइडियल ऑफ क्रिएटिविटी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द स्टोरी राइटिंग मशीन एंड ऑर्डर बाय डिसऑर्डर. एक चीज ने दूसरी चीज को देखो रिप्लेस कर दिया है कि जगन के समय में जो क्रिएटिविटी की थ्योरी होती थी, रचनात्मकता का सिद्धांत था, उनके स्थान पर अब स्टोरी राइटिंग की मशीनें आ गई है. अब मशीनों ने व्यक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया है, इवन साहित्य के क्षेत्र में, जो कि एक बड़ा ही विभत्स विचार है. और दूसरा आप देखें कि ऑर्डर की जगह क्या आ गया है, डिसऑर्डर, एनार्की, अराजकता. ऑर्डर का मतलब है सिस्टम, व्यवस्था. डिसऑर्डर का मतलब है अराजकता. कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कुछ भी नहीं है. Renunciation has been replaced by business and continence by free sex. देखो, संतोषजनक जो जीवन था वो संतोष का स्थान असंतोष ने ले लिया. जीवन में संतुष्टि का भाव जब नहीं रहा तो जनरेशन गैप है वो इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखता है जिसका कोई अंत नहीं है. सबसे बड़ा जो एक भाव था संतुष्टि का, कि कम था पर संतुष्टि थी और आपस में तारतम्यता थी. अब अधिक भी हो गया फिर भी संतुष्टि नहीं है और आपस में तारतम्यता भी नहीं है. यही जनरेशन गैप के द्वारा R.K. नारायण ने दिखाने का प्रयास किया है. आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें, समझें, लिखने का प्रयास करें. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द वेंडर ऑफ स्वीट एज ए नॉवल ऑफ जनरेशन गैप, you may repeat these things again, and still if you have any, you may contact me. Okay, thank you.